Good morning, dear student. Today I am going to start a new chapter of organic chemistry. Introductions to organic chemistry. As you know, chemistry is divided into three parts, that is physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. तो जितना ज़्यादा physical chemistry important था उतना ही वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी होता है. ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट organic chemistry. In organic chemistry, first topic is that is introductions to organic compounds. Okay, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, मतलब कैसे सिंथेसाइज होते हैं. ओके, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, देन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस पार्ट वी विल स्टार्ट नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, ये 18th सेंचुरी के पहले की बात है. पहले जो था हम लोग जानते थे, हम लोग जानते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज्ड नहीं हो सकता था लेबोरेटरी में, ठीक है ना, वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकता था. पहले ऐसा मानना था. एंड द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स इज organic compound, and compound of hydrocarbon and hydrogen is also known as hydrocarbon. ओके, और हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम लोग ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, हेलोजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर उनको भी हम लोग कनेक्ट कर देते थे तो डैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन हाइड्रोजन्स का क्या है, होना क्या है, नेसेसरी है. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द फॉलोइंग एलिमेंट्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हेलोजन, etc. ओके, लाइक इस कंपाउंड में आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन दिस कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑल्सो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो देन दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. जस्ट लाइक formaldehyde is also organic compound. C6H6 is benzene, you know, this is benzene, this is also organic compound, and C3H8 is propane. So this is also organic compound, and this is also known as hydrocarbon. Why it is known as hydrocarbon? Because the compound in which carbon hydrogen is present, that is known as hydrocarbon. Okay, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताएं कि NH3 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर, NH3 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो सर इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं. सर तो आप बताएं कि CO2 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सर आप बोलोगे सर इसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है. हाँ, अगर साथ में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो ये बात आपको समझ में आया होगा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर हम लोग को जज करना हो तो किस तरह से हम लोग देख पाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज वाइटल फोर्स थ्योरी. ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. मतलब उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बर्जीलियस स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मतलब सिंथेसाइज मतलब बनाया जा सकता है या फिर गेन किया जा सकता है. ओके, बट क्या हुआ कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है. उहलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू उहलर दे गिव फर्स्ट ब्लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी. मतलब कि ये जो बोले थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज बना सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक इन 1828 उहलर गिव द first blow to vital force theory when ammonium cyanate, that is an inorganic compound. Ammonium cyanate is inorganic compound. Okay,
this is an inorganic compound was heated then it isomerized to urea। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड को लिया और उन्होंने प्रोलॉन्ग हीटिंग पे क्या कर दिया, लगा दिया। तो जब उन्होंने देखा कुछ देर बाद, मतलब 1-1.5 घंटा बाद, जो भी वॉट एवर द टाइम, जब उन्होंने देखा तो यूरिया मतलब एक कंपाउंड जो बना, जिस कंपाउंड में कार्बन भी प्रेजेंट था, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था एंड नाइट्रोजन भी प्रेजेंट था। तो ऑब्वियस है कि इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो दिस कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फर्स्ट ब्लो था किसका, वाइटल फोर्स थ्योरी का, जो बर्जेलियस जो कहा था कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम लोग गेन कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वोलर थ्योरी we can also prepare organic compound from in laboratory, okay, in laboratory, that is from ammonium cyanate is an inorganic compound, ammonium cyanate is inorganic compound which on prolonged heat it gives urea. This is urea, okay, this is urea, NH2CO NH2, and this is ammonium cyanate, that is NH4CNO, okay. A further blow to vital force theory was given by Cole in 1845 after 1828, in 1845 when the synthesized acetic acid। यूरिया के बाद 1845 में कोल नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिटिक एसिड नाम का कंपाउंड बनाया। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इस कंपाउंड का खास बात क्या था, द फर्स्ट, ये क्या था, ये क्या था, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो था दिस एसिटिक एसिड क्या था, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिला था, ठीक है ना। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एसिटिक एसिड इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बेसिकली ये क्या था कि एसिटिक एसिड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने एलिमेंट से बनाया गया था, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स। बट ये जो था यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज तो हुआ था, बट किससे हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ था। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड जो हुआ वो फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऐसा कंसीडर किया गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, बट बाद में अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू वोलर थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, ओके। तो यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एसिटिक एसिड is first organic compound which is formed in laboratory from its element, okay। तो क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है कि एसिटिक एसिड जो था वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना था, जबकि यूरिया एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना था, ठीक है ना। और अगर आपको क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले बनाया गया था, तो आप आंसर में क्या लगा के आएंगे, यूरिया, क्योंकि यूरिया जो कंपाउंड था जो सबसे पहले फॉर्मेशंस किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली what is the source from which organic compound is obtained, that is synthetics and natural. From synthetic 90% of organic compound is obtained, okay, and from natural that is only 10% of organic compound is obtained। मतलब जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें सिंथेटिक जो होता है वो 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, और नेचुरल जो होता है वो ओनली 10% ही कंपाउंड होते हैं, ओके। तो व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक का तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग को आगे रिएक्शन देखना ही, तो सिंथेटिक का तो हम लोग देखेंगे ही, मेनली सिंथेटिक ही पढ़ना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, या लाइक एसिटिक एसिड कैसे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, यूरिया कैसे बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फेनॉल कैसे बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है, आप समझ रहे हो ना। तो सिंथेटिक तो बहुत सारा हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, coal, natural gas and petroleum is the natural source of organic compound, okay। The glucose, starch, acid, esters, vitamin, gums, alcohol, acetone, etc. are the organic compound which is directly obtained from plants. It is the organic compound which is directly obtained from plants.
what is the natural source of what is the source of organic compound from animals? That is proteins, urea, fats and hormones are the organic compound which is obtained from animals, fungi and microorganism. Antibiotics and vitamins by using the process of fermentations is obtained from fungi and microorganism. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स, विटामिन, ये सब जो होता है वो फंगी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये सब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. बेसिकली ये जो टॉपिक है बस मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता कहाँ से, और थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको ये आइडिया भी लगेगा कि लाइक विटामिन, फैट्स, यूरिया तो हम लोग देखे ही थे, हार्मोन्स, एसीटोन, ये सब की सब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड. लाइक केरोसिन, गैसोलिन्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कोल से क्या क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल इज मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन. Okay, aromatic hydrocarbon like benzene. Benzene is also aromatic hydrocarbon. Why it is called aromatic hydrocarbon? Later we will discuss. Okay. Dyes, drugs, perfumes, phenols, etc. are the natural source of organic compound which is obtained from कोल. ओके, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? डेट इज गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलीन, पैराफिन वैक्स, etc. आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाई, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. ओके, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो लिक्विड को सेपरेट कर पाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपस में क्या है, डिफरेंट है. तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा. तो दिस आर द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ये बस मैं आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ, ठीक है ना. अब इसको रटना नहीं, याद नहीं करना, बस थोड़ा बहुत आइडिया के लिए मैं बताया. एंड 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेटिक एंड ओनली 10% इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल. ओके, तो ये बात आपको समझ में आया होगा. इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ स्टूडेंट जल्दी से नोट करें. दिस इज गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलीन, पैराफिन वैक्स, etc. ओके, आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस आप लोग 12th में भी पढ़ते हो, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में. ओके, और आइसोमेरिज में भी इसका आइडिया दिया जाता है. तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इसमें हम लोग 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर पाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. तो ओके, तो आप इसको बोर्ड पे जो लिखा उसको आप जल्दी से नोट कर लें. ओके, नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लाइक डेली यूजेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? आप लोग बोलोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मतलब बस 2 मिनट लगेगा, मतलब ये सब आपको बस थोड़ा आइडिया देने के लिए, ठीक है ना. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज लाइक फूड में. जैसे हम लोग मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग मतलब हमारा डेली लाइफ जो एकदम घिरा हुआ है, मतलब हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड. लाइक फूड में लाइक फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, etc. आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ये सब मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है. लाइक क्लॉथ्स, कॉटन, सिल्क, उल्क, नाइलॉन, etc. दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, etc. दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो वही चीज़ मैं आपको बस आइडिया देना चाह रहा था कि हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है ना. एक्सप्लोसिव लाइक TNT, नाइट्रोग्लाइसिन, ग्लाइसरीन, etc. इज एक्सप्लोसिव जो हम लोग माइंस वगैरह में यूज़ करते हैं. लाइक कहीं भी अगर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट वगैरह करना है, ये तो आप जानते ही हो, तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वर्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क. मेडिसिन क्या है? मॉर्फिन्स, एस्पिरिन, आइडोफॉर्म, etc. ये मेडिसिन में भी इनफैक्ट दे आर मेनी मेडिसिन विच आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारे मतलब मेडिसिन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, कंपोज होता है. मॉर्फिन, एस्पिरिन, आइडोफॉर्म, etc. ये बहुत सारे हैं, उतना याद नहीं रखना. हाउस होल्ड एंड अदर कॉमन एक्टिविटीज लाइक सोप्स, परफ्यूम्स, पेपर, रबर, प्लास्टिक, इंक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक फिल्म, etc. दिस
ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ में, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बस इसके जरिए ये मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो डेली लाइफ जो है, एक्टिविटीज़ जो रूटीन्स है, वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो बस आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, थ्योरेटिकल तो पता ही रहना चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल और डेली यूसेज भी पता होना चाहिए, कि ताकि आपके हाँ माइंड में क्लियर हो कि हम लोग ऑर्गेनिक मतलब आप चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर पाओ, चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर पाओ, तब आप ज़्यादा सीख पाओगे। ओके, तो इसलिए मैं ये सब पार्ट क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको भी, ये सब सारे पार्ट को आप नोट करेंगे। मैं जितने भी बोर्ड पे या फिर ऐसे बोल देता हूँ, वो सारे पार्ट को आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर ले। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज वाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। वही मैं आपको बता रहा था कि क्यों मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर आप जैसे ये 2 कार्बन है, उसमें 1 कार्बन और आप जोड़ दो तो एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एक कार्बन और जोड़ दो तो उसमें एक और नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। एक कार्बन और जोड़ दे तो वो और एक नया कंपाउंड। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन या फिर अदर एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस करते हो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब अगर इंट्रोड्यूस, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाता है, जनरेशन। आखिर इसका रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और एवरी ईयर्स मेनी ऑलमोस्ट लाखों करोड़ों मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना। मतलब इसका रीजंस क्या है, तो ड्यू टू देयर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन में जो होता है वो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होता है। मतलब कार्बन जो होता है वो एक दूसरे से इजीली क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और वो लिंक करने के बाद वो जो बॉन्ड बनते हैं वो काफी स्ट्रांग भी होते हैं। तो कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड टू ईच अदर एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ट्रू बॉन्ड टू ईच अदर एंड टू जनरेट लॉन्ग चेन नोन एज कैटेनेशन। मतलब कार्बन का जो टेंडेंसी होता है वो सेल्फ लिंकिंग का टेंडेंसी होता है। एक बात और आप जानते ही हो कि कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। ओके, तो ये 4 डायरेक्शंस में कैटेनेशन प्रॉपर्टी से सेल्फ लिंक होता है। लाइक ये इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी। तो होता है क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाता है, सेल्फ, और इसका टेंडेंसी क्या होता है, सेल्फ लिंक करने का टेंडेंसी होता है। दैट्स व्हाई देयर इज मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एग्जिस्ट ड्यू टू देयर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब बॉन्ड अगर एनर्जी देखें तो कार्बन अगर टॉप टू बॉटम जाए हम लोग, लाइक दिस इज ग्रुप 14 एलिमेंट दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ओके, तो इन टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी विल बी डिक्रीजेस. Why it is decreases? Because a size of element will be increases from top to bottom. That's why overlapping is not effective. That's why the bond will weak and bond energy will become less. अगर आप bond energy को compare करें तो इसका almost 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है, 83 किलो कैलोरी पर मोल आप देख रहे हो, जबकि इसका क्या होता है 54 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कम हो गया, इसका 83 और इसका 54। तो आप देख सकते हो कि इसका बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग जो टेंडेंसी है कार्बन का, दैट इज कैटेनेशंस के बाद ये सेल्फ लिंकिंग करके जो कंपाउंड बनाता है वो काफी स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। लाइक जैसे एक कार्बन यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया, एक नया कंपाउंड बन गया। तो ये जो बनने वाला कार्बन बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। दैट्स व्हाई मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन एग्जिबिट कैटेनेशंस प्रॉपर्टी, दैट इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी. Self linking tendency of carbon is known as catenations property. Bond energy depends upon bond energy is inversely proportional to size of atom. First factor of bond energy is that is size of atom. If size of atom increases then bond energy decreases. Like कार्बन का बॉन्ड ज्यादा होगा सिलिकॉन से। ये अभी हम लोगों ने देख रखा है कि टॉप टू बॉटम में बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे मैं 2 का आइडिया दिया। अब बस मैं बताना चाह रहा था कि ये देखिए मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो इसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बाई एक्सपेरिमेंट।
और फ्रॉम एनी डाटा फ्रॉम एनी सोर्स लाइक बुक्स वगैरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। बस आप याद रखें कि टॉप टू बॉटम में बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मतलब नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि ये बॉन्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी पता चल रहा है कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज नोन एज bond order. If bond between two atom is only single bond, that is called bond order is 1. If bond between two atom is 2, then it is known as bond order 2. और बॉन्ड अगर दो कार्बन के बीच में या फिर दो एलिमेंट के बीच में, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर जितने बॉन्ड होते हैं, that is known as bond order. Like carbon carbon, that is triple bond. तो it means bond order here is 1, bond order is equal to 2 and bond order is equal to 3. आप समझ रहे हो ना, मतलब दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बढ़ते चला जाता है, बॉन्ड एनर्जी का भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। व्हाई इट इज? बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज, number of bond increases, that's why energy required to break the bond is also increases. number of bond ज्यादा बढ़ गया तो उसको तोड़ने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेज। what is third factors of bond energy? that is electronegative difference along period. तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लाइक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्लोरीन में आप देखोगे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। व्हाई इट इज? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देयर इज डिक्रीज इन साइज। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एलिमेंट का, एटम का क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा और हाइड्रोजन तो सब में कॉमन ही है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग काफी इफेक्टिव होता है, दैट्स वाई। और ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस काफी सफिशिएंट है, दैट्स वाई इसका ओवरलैपिंग वगैरह काफी सही होगा, दैट्स वाई बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर देन CH बॉन्ड। ओके, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो पीरियोडिक टेबल में अलोंग पीरियड, तो वहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द एलिमेंट कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज ड्यू टू, मतलब कार्बन का जो मैं बताया कि सेल्फ लिंकेज करने का टेंडेंसी क्यों होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन, क्यों कैटिनेशन? अगर मैं कैटिनेशन बोलूँ मतलब सेल्फ लिंकेज का मतलब ही होता है कैटिनेशन। तो क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी होता है कैटिनेशन का? तो एक तो मैं आपको बता दिया कि बॉन्ड एनर्जी दैट इज कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो कैटिनेशंस के बाद जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज वेरी स्टेबल, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी इज वेरी मोर, तो वेरी लार्ज। तो आप समझ रहे हो ना, तो ये बनाने का जरूरत नहीं था, ये आप एक कार्बन को ऐड करते जाओ ना, तो एक नया कंपाउंड क्या हो जाएगा, बनते चला जाएगा, ठीक है ना। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बताया था। तो आप एक काम करिए, पूरा यहाँ तक नोट कर ले, उसके बाद इस पॉइंट को भी लिखेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बोर्ड पे लिखा हो आप उसको जल्दी से नोट कर ले। ओके, तो बच्चे अगर आपने नोट कर लिया है द एलिमेंट, ये पूरा नोट कर लिया, द एलिमेंट कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज ड्यू टू। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज ABC करके लिखेंगे। इट्स टेट्रावैलेंसी so that it can form sigma bond with many elements. Its tetravalency so that it can form sigma bonds with many elements as well as carbon itself. Second point में लिखेंगे it can form multiple bonds. It can form that is B में आप लिखेंगे it can form multiple bonds, that is C double bond C, C triple bond C. multiple bonds का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो it can form multiple bond, that is double bond और ट्रिपल बॉन्ड, C double bond C, C triple bond C, bracket close, due to its small size, okay. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम इज गुड। ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम इज गुड, लाइक मतलब कहने का मतलब कि कार्बन के बीच में लाइक C डबल बॉन्ड C बना, तो
आप लोग अच्छे से फैमिलियर हो केमिकल बॉन्डिंग से कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है व्हेन पैरेलल p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज ओवरलैप। इस तरह से पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट एंड इन ट्रिपल बॉन्ड देयर इज 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है एंड 1 पाई। तो ये सब आप लोगों ने सीख रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं भी सीख रखा है तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज या फिर टेंस लेने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इनका ओवरलैपिंग काफ़ी सही होता है जिसके वजह से ये इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बनता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। तो सी पॉइंट तक तो आपने लिखा, डी पॉइंट में लिखे हाई बॉन्ड एनर्जी, ये पॉइंट हम लोग लिख रखा है लेकिन फिर भी नोट कर लें। हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड so that it can form strong bonds, so that it can form strong bonds in long chains and in cyclic compounds ओके स्टूडेंट, तो मतलब आप समझ गए ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी क्यों होता है कैटेनेशंस का, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होता है, ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये सब बेसिकली रीजंस होता है, 2-3 रीजंस मैं आपको लिखवाया तो आपको समझ में वो रीजंस आया होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे और रीजन जो मैं लिखवाया उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, next property of carbon, that is hybridization of carbon. First one is catenations of carbon and second one is hybridization of carbon. You are already familiar with hybridization topic. You have already discussed in we have already discussed in hybridization in chemical bonding, ठीक है ना। आप लोगों ने chemical bonding में hybridization को अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस ओवरव्यू दूंगा कार्बन के लिए कि hybridization का मतलब क्या है, बेसिकली hybridization का जरूरत क्यों पड़ा। अब जैसे अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दूं, लाइक कार्बन का अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज 6। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2h2 एंड 2p2। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2h2 2p2। तो outer most shell electron is that is 2s2 and 2p2 means outer most shell there is 4 electron is present। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो 1s हो गया, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, ओके, एंड दिस इज 2p। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर। यू नो दैट इन बॉन्डिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट, नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर की तरह काउंट होता है, और बॉन्डिंग में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तरह बॉन्डिंग में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस आर इट्स ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे, एक्साइटेड स्टेट में देखते हो तो ये 1s, तो 1s से वैसे हम लोगों को जरूरत नहीं है। 2s का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जाके क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा कि सर 2s के इलेक्ट्रॉन को ये क्यों जंप करवाए, 2p के 1s के इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जंप करवाए। तो 2s के इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए 2p में कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, जबकि 1s और 2s में काफी ज्यादा एनर्जी का गैप होता है। आप जानते हो फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है। तो 1s का एनर्जी 2s का एनर्जी 1s से काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2p का एनर्जी 1s से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए और इन दोनों का एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट सेम, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा 2p का 2s से ज़्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना यहाँ ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आप लोग देखोगे तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन 1 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। तो आप कार्बन का अगर स्ट्रक्चर वाइज देखते हो, अगर मैं कार्बन का यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो लाइक CH4 का ही मैं बनाऊं तो CH इस तरह से बन जाएगा, ये CH4 है, ठीक है ना। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन का तो आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1s1। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का तो 1s ऑर्बिटल ही यूज होने वाला है। कौन सा ऑर्बिटल यूज होने वाला, 1s वाला। तो आप देखोगे तो ये 1s है, ये 1s है, और ये भी 1s है, और ये भी 1s है, और ये भी क्या है, 1s। जबकि कार्बन में 3 2p ऑर्बिटल है एंड वेयर एज 1 2s ऑर्बिटल। तो आप देखते हो कि हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड इस तरह से बनाता है तो ये 1s है, ये 1s है, और ये 1s है, और ये 1s। तो आप देखते हो कि यहाँ पे 2s 1s ओवरलैपिंग हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2p 1s 2s 1s ओवरलैपिंग कैसे होगा, p का s का साइज क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये 2s 1s का ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ पे क्या है 2p और
और 1s का ओवरलैपिंग, सर 2p और 1s का ओवरलैपिंग है, तो इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग होगा, आप समझ रहे हो ना। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड को ओवरलैप करने के लिए हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग से बनाते हैं, जबकि पाई बॉन्ड किससे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग बॉन्डिंग चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ रखा और ये सब बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं यही चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 1s ऑर्बिटल, वेयर एज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय 2p एंड 1s ऑर्बिटल। तो ये अलग अलग ओवरलैपिंग से बना है, तो बॉन्ड लेंथ शुड बी डिफरेंट, बॉन्ड एनर्जी शुड बी डिफरेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ शुड बी डिफरेंट, बट ऐसा होता नहीं है। देखा गया कि कार्बन हाइड्रोजन का ये जो चारों बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन का ये जो चारों बॉन्ड था, चारों का बॉन्ड एनर्जी भी सेम था, बॉन्ड लेंथ भी सेम था, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम था, बस बाकी सारा कुछ सेम था। तो बेसिकली ऐसा क्या हुआ बीच में, बॉन्ड बनने से पहले ऐसा क्या हुआ कि सारा के सारा बॉन्ड बनने के बाद क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब इक्वल हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा है कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने क्या बोला, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या बोला कि ये 2s 2p ऑर्बिटल क्या करेगा, ये 4 ऑर्बिटल पहले क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। ये 4 ऑर्बिटल क्या कर लेगा, आपस में क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। आप समझ रहे हो ना, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा। 4 ऑर्बिटल क्या है, दैट इज 2s, एक तो होगा 2px होगा, एक क्या होगा 2py होगा, और एक क्या होगा 2pz। आप लोग जानते हो px py pz, ठीक है ना। और ये अरेंज ये xyz इनमें से कोई भी हो सकता है। ये बात भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे थे तो हम लोग ने देखा था। तो जनरली xyz इस तरह से ही लेते हैं, लेफ्ट टू राइट लेते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको मिक्सअप नहीं होना है, सिंपली 2s 2px 2py 2pz ये सब आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है, और 4 नया ऑर्बिटल क्या करता है, जनरेट करता है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस तरह से sp3 नया 4 sp3 बनता है, ये नया 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। आप समझ लो ना, न्यू 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर जनरेट। तो ये ऐसा बोला गया कि ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो अब है ये सेम एनर्जी है, मतलब ये चारों इक्वल है, मतलब देखने में भी इक्वल है, एनर्जी वगैरह भी क्या है, सारा कुछ इक्वल है। तो अब कार्बन का 2s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप हाइड्रोजन से नहीं करेगा, अब कौन सा करेगा, दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करने वाला है, कंबाइन करने वाला है, दैट इज कार्बन मतलब हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो लाइक ये कार्बन है, तो एक sp3 इधर रहने वाला है इस तरह से, एक sp3 इधर रहने वाला इस तरह से, एक sp3 इधर रहने वाला इस तरह से, और एक sp3 इधर रहने वाला इस तरह से, ठीक है ना। अब जाके हाइड्रोजन इससे क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, और मतलब ये जो बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा होगा ये किससे बन रहा होगा, sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो बेसिकली ये जो बॉन्ड था ये 2s 1s के ओवरलैपिंग या 2p 1s के ओवरलैपिंग से नहीं बना था। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोले, हाइब्रिडाइजेशन बोले। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, लाइक 4 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो 4 नए ऑर्बिटल का क्या करेगा, ये फॉर्मेशंस करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, 4 नए ऑर्बिटल बने जिसका सभी का नाम क्या है, sp3। ये सबका नाम क्या है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, और ये sp3। आप समझ रहे हो ना, ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है 1s, ये बेसिकली क्या है 1s। तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि ये डिफाइन करने के लिए इनका सारा का सारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब बॉन्ड स्ट्रेंथ सारा का सारा सब कुछ सेम था। तो बीच में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन अच्छा, ये ऑर्बिटल आपस में अरेंज कैसे होते हैं, तो ये इस तरह से 3D में अरेंज होते हैं, लाइक इनका रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो। लाइक अगर 2 ऑर्बिटल है तो वो 180 पे अरेंज होते हैं, 3 है तो 120 पे अरेंज होता है, 4 है तो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे ढंग से, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, दैट इज टेट्राहेड्रल इसको हम लोग बोलते हैं। ये सब अच्छे तरह ढंग से आप लोग जानते हो, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड ये इस तरह से 3D में अरेंज होता है ताकि ये ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन कम हो। एक बात और कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ऑर्बिटल का, वो सेम एलिमेंट के ऑर्बिटल का होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन का एक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसी एक एलिमेंट के ही ऑर्बिटल का होता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट एक साथ अलग अलग एलिमेंट के ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये जो हाइब्रिड
सॉलिड ऑर्बिटल जो बनता है ये एनर्जी वाइज भी इक्वल होते हैं, मतलब ये आपस में देखने में भी शेप साइज ये सब चीज इनका क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशंस मतलब ये समझ में आया होगा कि क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये सब चीज तो आपने बॉन्डिंग में भी कर रखा है, लेकिन आप इसको नोट कर ले, ठीक है ना, इसको आप जल्दी से नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो इसका जो बेसिकली ज्योमेट्री क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल। ये बात आप लोगों को पता है, टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे sp2, फिर पढ़ेंगे sp3। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ये तो स्ट्रक्चर किसका हो गया था, CH4 का हो गया था, ठीक है। अब जैसे आपको C2H6 का बनाना है, ठीक है, तो C2H6 को आप कैसे लिखोगे, दैट इज CH3 इस तरह से लिखोगे। तो अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम, अच्छा एक बात और कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना था, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अच्छा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग मतलब जो साइड वाइज ओवरलैपिंग ये सब से बनता है, तो पाई बॉन्ड, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओके। तो डेट इज स्टूडेंट क्या है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, एक्सियल बॉन्ड से बनता है, और पाई बॉन्ड जो क्या बनता है, साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे CH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जाए तो दो कार्बन है, ऑब्वियस है कि दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। व्हाई इट sp3, बिकॉज इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, तो देन हाइब्रिडेशन इज sp3, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है स्टेरिक नंबर, दैट इज स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। तो वो सब का जब जरूरत होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में अभी जरूरत नहीं है, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाओ तो एक sp3 इस तरह से हो जाएगा, एक sp3 इधर हो जाएगा, एक sp3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, इस तरह से। और एक sp3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस तरह से। वैसे ही एक sp3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एक sp3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एक sp3 इधर हो जाएगा, और एक sp3 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये 2 sp3 हो गया, साथ में इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होने वाला है, इस तरह से क्या होने वाला है, हाइड्रोजन। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। तो इसमें दो चीज पूछ सकता है कि इसमें जो कार्बन जो बॉन्ड है वो किस हाइब्रिडाइजेशन से बना है। तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो 1 सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp3 से बना है, और बाकी जो सिग्मा बॉन्ड है, लाइक इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 7 सिग्मा बॉन्ड थे। 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, और 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के बीच में, 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये कार्बन के बीच में sp3 से बॉन्ड बना है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो sp3 और 1s, ये हाइड्रोजन का क्या है, 1s है ना, हाइड्रोजन का क्या है, 1s है। आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन का क्या है, 1s है। तो बाकी के जो 6 सिग्मा बॉन्ड है वो किससे बने हैं, sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो बुक वगैरह में पूछे हुए हैं कि बताए कि ये कंपाउंड किस हाइब्रिडाइजेशन से बना है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो sp3 बेसिकली हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो स्टेरिक नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर एक काम करते पहले आप ये सब नोट करें, तो मैं इसको रिमूव करूंगा, जल्दी से आप नोट करें तो ये सब तो हो बच्चे आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, पॉज करके जल्दी से नोट करें, ओके। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं नंबर, स्टेरिक नंबर होता क्या है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा रफली आइडिया हो सकता है कि क्वेश्चन भूल गया हो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन। और स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक अमोनिया है, तो अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 क्या होता है, NH बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। 2 अकेला इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो दैट इज 4, इट मींस हाइब्रिडेशन बिकम्स sp3। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। लाइक CH4 के पास कितना बॉन्ड था, 4 बॉन्ड था,
तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, ठीक है ना। अब इसमें अगर sp3 1s वाला बॉन्ड पूछे तो कितना है, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड जो बना था, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड जो बना था वो किस हाइब्रिडेशन से बना था, sp3 और 1s के ओवरलैपिंग से बना था। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडेशन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडेशन। नाम से ही है sp2, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे होगा, दैट इज 3 ऑर्बिटल, और नए 3 ऑर्बिटल का क्या हो रहा होगा, जनरेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कार्बन का जैसे अगर हम लोग लिखा था 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, ये बात आपको याद होगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में जो हम लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये बात आपको पता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो अब sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि इसके 3 ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट कर लिए होंगे, हाइब्रिडेशंस में, और एक ऑर्बिटल क्या रहेगा प्योर फॉर्म में। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में अगर इसका अगर हम लोग देखें, लाइक CH2 C2H4 का देखें, दैट इज एसिड इथिलीन का अगर हम लोग देखें C2H4, तो इसमें क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो एक डबल बॉन्ड होगा और दो मतलब इसमें आप देखोगे तो आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूं इस तरह से, तो आप देखें H H यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कितना सिग्मा बॉन्ड इसके पास अगर देखते हो तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखोगे तो इसके अगर हाइब्रिडेशंस को आप काउंट, इसके हाइब्रिडेशन को अगर आप काउंट करते हो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 + 2 + 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3, आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना ही क्या होता है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3, दैट इज स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3, दैट इज sp2। यहाँ पे स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, मतलब 2 ऑर्बिटल। कहने का मतलब है कि ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये 2p और ये 1s क्या किया होगा, आपस में कंबाइन किया होगा और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या किया होगा, फॉर्मेशंस किया होगा। लाइक sp2 मतलब कितना कंबाइन कर रहा है 3, तो 3 नया sp2 ऑर्बिटल बना होगा इस तरह से, ठीक है ना। 3 नया sp2 ऑर्बिटल बना होगा जिनका एनर्जी वगैरह क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी एक प्योर p ऑर्बिटल क्या हो गया, वो बच गया होगा। तो आपको मैं बता दूं पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर p ऑर्बिटल से बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बस हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बोल दूं, अगर आपने बॉन्डिंग फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग को फॉलो करें, अदरवाइज इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने बॉन्डिंग में ये सब पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये सब पार्ट बॉन्डिंग का ही है, बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बस सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड किससे बनता है, प्योर p ऑर्बिटल से। बट एक एक्सेप्शन है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन जाता है, लाइक बेंजाइन इज द एक्सेप्शन, जिसमें आपका क्या होता है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जेई में भी ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसका जैसे अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम अगर हम लोग देखें तो कार्बन का, तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडेशन है तो 3 नया p ऑर्बिटल होगा। तो 3 अभी मैं बताया था कि कैसे अरेंज होता है, 3D में कैसे अरेंज होता है। तो आप लोग बताओ 120 एंगल पे क्या होता है अरेंज। तो एक तो मैं इधर की तरफ इस तरह से बना दूं, ये छोटा वाला लोग को मैं छोड़ दूंगा अब, ठीक है ना। एक इधर की तरफ बना दूं और एक इधर की तरफ बना दूं, तो ये तो sp2 में अरेंज होगा। वैसे यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, तो वो भी किस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से sp2 में इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा sp2 में, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से sp2, ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप बोलोगे कि चलिए सर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये सब एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो सर ये सब सिग्मा है। तो सर पाई बॉन्ड कहाँ गया, तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में, ठीक है ना। जैसे ये ऑर्बिटल क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, इसके जस्ट क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं होगा, इसके जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। p ऑर्बिटल जो होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से, ठीक है ना,
इस तरह से क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, वो बॉन्ड क्या कर रहा होगा, इस तरह से पाई बॉन्ड का क्या कर रहा होगा, फॉर्मेशंस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि दिस इज प्योर पी ऑर्बिटल, ये क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल। ओके, ये क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल है। मतलब कहने का मतलब है कि पाई बॉन्ड जो ये जो प्योर पी ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका चला गया हाइब्रिडेशन में, 3 इलेक्ट्रॉन तो चला गया हाइब्रिडेशन में, लाइक ये तीनों इलेक्ट्रॉन, और एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया था वो ये इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होता था कि रिपल्सन मिनिमम हो। तो sp2 तो ये इस तरह से अरेंज हो गया, और ये जो पैरेलल, ये जो p और प्योर p ऑर्बिटल होगा जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है px py pz क्या होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो लाइक px py हाइब्रिडेशन में मान लेते हैं कि px py हाइब्रिडेशन में चला गया, तो pz क्या होगा, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर इसमें अगर आपसे पूछे कि कितने sp2 वाले बॉन्ड है, कितने sp2s वाले बॉन्ड है, तो आप लोग बताएं एक सिग्मा जो बन रहा है, वो एक सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो sp2 से बन रहा है, जो कि कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप समझ रहे हो ना, sp2 से। बाकी 4 सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, आप लोग बताएं, दैट इज sp2 और हाइड्रोजन के 1s से बन रहा है, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड जो होगा वो बन रहा होगा किससे, प्योर पी ऑर्बिटल, पी पाई ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। समझ रहे ना, पाई बॉन्ड मतलब पी पाई ओवरलैपिंग से क्या होगा, बन रहा होगा। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना किस तरह से ये हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं साथ में sp हाइब्रिडेशंस भी बता देता हूँ, डेट इज सी नंबर में होगा क्या, sp हाइब्रिडेशंस, ठीक है। sp हाइब्रिडेशन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न्स पे होगा sp हाइब्रिडेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में अगर देखते हो कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अभी मैं बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि इसका 2 ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। इसका 2 ऑर्बिटल इस तरह से क्या कर रहा है, कंबाइन, बाकी 2 पी ऑर्बिटल तो बचा हुआ रहेगा। तो जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं ले लूँ, अच्छा यहाँ पे 2 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, तो नया 2 sp मिल रहा होगा, sp और sp, ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जांपल अगर ले लूँ इसका C2H2 दैट इज एसिटिलीन का एग्जांपल ले लूँ, तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसा होगा, H सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। इस तरह से ये एग्जांपल के फॉर्म में इसको अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखते हो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है, 1 सिग्मा है, और क्या है, 2 पाई है, और ये क्या है, 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। डबल बॉन्ड में कितना होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मतलब आप यहाँ पे देखते हो, आप समझ रहे हो ना, तो ये 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा तो कार्बन हाइड्रोजन वाला, और 2 पाई और एक क्या है, सिग्मा। तो अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम लोग इस तरह से बनाएं, तो दो sp है ना, तो 2 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होगा एक दूसरे से, 180 पे 2 180 पे अरेंज होता है, 3 120 पे अरेंज होता है, और 4 दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज कितने पे अरेंज होता है, आप लोग जानते हो टेट्राहेड्रल, आप लोग बताएं, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट पे, ठीक है ना। अच्छा इसका अगर कोई शेप पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लीनियर। तो अब यहाँ से इस तरह से बनाओगे ये, तो ये इस तरह से एक sp हो गया, इन दोनों का sp, एक ये sp, और इसका एक sp इधर की तरफ बनेगा, एक sp इधर की तरफ बनेगा, जो कि हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना, जो कि हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला है, ये हाइड्रोजन वाला है, आप समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह से ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये CH बॉन्ड बन गया, और इसका एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा, एक पाई बॉन्ड तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, जो इस तरह से बन रहा होगा, आप समझ रहे हैं ना। और एक पाई बॉन्ड और बन रहा होगा, लाइक ये py प्लेन में है, तो एक पाई बॉन्ड pz प्लेन में जा रहा होगा, इस तरह से, आप समझ रहे हो ना। इसमें थोड़ा बनाऊंगा तो ये थोड़ा ये हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर pz प्लेन में होगा, इस तरह से, आप समझ रहे हो ना। इस तरह से क्या होगा, pz प्लेन में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा समझ ले कि जैसे ये CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इधर की तरफ बन रहा, ऊपर की तरफ इस तरह से, और एक पाई बॉन्ड ऐसे समझ ले कि इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों पाई बॉन्ड जो होगा, ये जो 2 पाई बॉन्ड होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, लाइक एक px py होगा, या फिर py pz भी हो सकता है, या फिर pz px भी हो सकता है। मैं सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या होगा, दोनों पाई बॉन्ड क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ दे, तो 1 सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो किससे बन रहा होगा, sp हाइब्रिडेशन से बन रहा होगा, आप लोग समझ रहे हो, जैसे कार्बन कार्बन। और बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा होगा, आप लोग बताएं, दैट इज sp मतलब ये किस कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बन रहा होगा। अब बाकी जो 2 पाई बॉन्ड है वो किससे बन रहा होगा, p
पी पाई ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। अब ये पी पाई पी एक्स आप समझ रहे हैं, पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका पी एक्स है तो ये भी पी एक्स होगा, ये अगर पी वाई है तो ये भी पी वाई होगा, तो वो सेम नेचर का ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, मतलब हाइड्रोकार्बन, जो हम लोग हाइड्रोकार्बन का वाइब्रेशन कैलकुलेट करना सीख रहे थे, और ये इसका क्या था, ऑर्बिटल क्या था, डायग्राम था। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, लाइक ये तो लीनियर हो गया, ये वाला पार्ट क्या होगा, लीनियर। एक ऑर्बिटल क्या था, इसके परपेंडिकुलर था, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना। और एक में ये वाला जो ऑर्बिटल मैं बनाया ऐसा बताने के लिए कि अगर ये वाला ऑर्बिटल इस तरह से है, तो ये वाला ऑर्बिटल जो मैं बनाया हूं ये इस तरह से, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे होगा कि अगर ये इस तरह से है तो ये वाला ऑर्बिटल कैसे होगा, अगर मतलब कोई भी एक ऑर्बिटल अगर इस तरह से, तो एक ऑर्बिटल क्या होगा, इस तरह से, क्योंकि तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। तो मान लेते हैं कि ये वाला ऑर्बिटल कैसे है, मान लो कि ये वाला ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक है ना, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। तो दूसरा जो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये इस तरह से क्या कर रहा होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर ले, ओके। और यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना निकल जाएगा, डेट स्टेरिक नंबर 2 निकल जाएगा, क्योंकि इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो कितना, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक नंबर किसी पर्टिकुलर एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हो, तो ठीक है ना, इसका 2, तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और इसका भी स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हो तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज आइटम, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चंस लेके मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लें, ओके। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चंस क्या है, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अभी मैं बताया कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। एक बात और कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन में तो लोन पेयर आने वाला है नहीं, मतलब ठीक है ना, जो हम लोग नॉर्मली जो अभी कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसमें लोन पेयर तो आना नहीं है, तो हम लोग बस किससे कर लेंगे काउंट, सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड होता है, लाइक एटम्स के लिए, आयंस के लिए, कटायंस, अनायन, सब के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल ट्रिक होता है। तो लाइक स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है तो क्या होता है, sp3। स्टेरिक नंबर अगर 3 आ जाता है तो क्या हो जाता है, sp2। और स्टेरिक नंबर अगर आ जाता है कितना, स्टेरिक नंबर अगर आ जाता है कितना, लाइक 2 आता है तो क्या हो जाता है, sp। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इस कार्बन को देखोगे तो डबल, यहाँ पे तो क्या है, एक सिग्मा ही होगा, मतलब एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा और दो सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये भी 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, sp3। देखिए 4 बॉन्ड है ना सिग्मा, तो sp3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना सिग्मा, 2 और एक 3 सिग्मा। यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि बताएं कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से कितना बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो एक तो sp2 कार्बन बॉन्ड कितना है, ठीक है ना, sp2 कार्बन बॉन्ड। तो एक तो यहाँ बॉन्ड हो गया, दूसरा ये भी sp2 से है, और तीसरा ये भी sp2 से है, ठीक है ना। तो एक sp2 यहाँ हो गया, एक sp2 यहाँ हो गया, एक sp2। तो टोटल कितना बन रहा है आप लोग पता है, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या बना है, बॉन्ड बना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताए कितने कार्बन बॉन्ड जो sp3 और sp2 कार्बन से बना है, तो आप लोग पता है ये sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पूछ देता है कितने sp3 कार्बन और 1s वाला बॉन्ड होगा, sp3 कार्बन और 1s वाला बॉन्ड होगा, तो आप लोग बताएं कितना हो जाएगा, 3 इधर है और 3 इधर है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये सब अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, ये सब सिग्मा बॉन्ड है ना, ये 3 सिग्मा है, यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा है, ये सब अभी हम लोग सिग्मा देखा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्या देखा, सिग्मा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं आपको। उसके अलावा अगर आपसे बोल दे कि sp2 कार्बन और 1s वाला कितना बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसके अलावा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो आप कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया टोटल, देखे 10 + 12 12 + 3 15, तो यहाँ 15 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर से 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। और अगर इसमें पाई बॉन्ड पूछ ले कि कितना पाई बॉन्ड है तो कितना बोलोगे आप, 1 और 2, दो ही पाई बॉन्ड बन रहा है ना, 1 2, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि किससे बने होंगे, पी पाई ओवरलैपिंग से बने होंगे। कोई कष्ट नहीं आपको। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना है, ये अब बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसमें प्रैक्टिस टाइम भी कम लगेगा और प्रैक्टिस भी सही होगा। तो ये इस तरह से मैं बना दिया इसका H और H। तो इसकी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हो जाएगा, ये 2 बना रहा है तो sp हो जाएगा, ये भी 2 बना रहा है तो sp हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sp3। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर इसे पूछ सकता है कि बताए sp वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है तो 1 हो जाएगा, sp वाला कार्बन sp3 और sp वाला ओवरलैपिंग वाला कार्बन बॉन्ड कितना है तो 2 हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से कंपाउंड आपको बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कैसे होगा, ठीक है। तो आप कर लोगे ना, हाइब्रिडेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर लोगे और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देख लोगे। इस कंपाउंड में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये बात तो आप लोग जानते ही हो। और पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस कंपाउंड के बारे में देखिए, तो इस कंपाउंड का फिर से स्ट्रक्चर आप बना ले, H यहाँ पे भी क्या है कार्बन, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड C, 2 H है यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पे SC और यहाँ पे क्या है H, और सॉरी यहाँ पे H नहीं होगा ना, कार्बन 4 से बॉन्ड ज़्यादा बॉन्ड में नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे H नहीं होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ क्या हो जाएगा H। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज sp, क्योंकि बिकॉज स्टेरिक नंबर इज 2। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो sp हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, इस हम लोग पर्टिकुलर कार्बन कार्बोनेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसी कार्बन से देखते हैं कि कितना सिग्मा बॉन्ड है। अब इस कार्बन को देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, यहाँ देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, यहाँ पे भी देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो डेट इज sp2 और डेट इज sp2, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपको पूछा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग तो sp वाला कितना है 1, sp2 वाला भी कितना है 1, वेयर एज sp वाला कितना हो जाएगा 1, और sp3 वाला कितना हो जाएगा 1। तो इसमें सारा 1 1 ही है। उसके बाद आप sp3 1s भी आप वैसे हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक मैं बताया, बाकी ये सब आप खुद से करें, ठीक है ना। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर कोई पूछ ले तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। फिर से मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 2 पाई और 1 3, कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चाहे तो और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और बाद में करेंगे भी, ऐसे क्वेश्चंस बाद में भी करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर ले, ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर ले, और भी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, ओके स्टूडेंट। तो कुछ क्वेश्चंस जो अभी हम लोग ने किया वैसे क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, जब फार्मूला के बारे में बॉन्ड लाइन नोटेशंस वगैरह पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चरल बॉन्ड लाइन नोटेशंस, कंडेंस फार्मूला, ये सब पढ़ लेंगे, तब उसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट करना, लाइक अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3 के लिए देखेंगे तो एंगल कितना होता है 109 डिग्री, sp2 के लिए 120 और sp के लिए क्या होता है 180। ये बात आपको पता है कि 2 होगा तो 180 पे अरेंज होगा, 3 होगा तो 120 पे अरेंज होगा, और 4 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज होगा। ये बात आपको पता है। ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका क्या हो जाएगा लीनियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड इसमें देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई, और इसमें 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि वैल्यू से आपको देख के क्या लग रहा होगा कि वैल्यू से देख के क्या लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज मोर देन sp2 मोर देन sp3, व्हाई इट इज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। क्यों sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम
हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यहाँ पे एस कितना है 1 है, टोटल ऑर्बिटल कितना है 4 है इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। जबकि आप इसके लिए परसेंटेज एस कैलकुलेट करते हो तो 1 एस है और 3 ऑर्बिटल इंटू 100, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 33.33% आ जाएगा। जबकि यहाँ से एस आप कैलकुलेट करते हो तो 1 एस है, टोटल ऑर्बिटल कितना है 2 ऑर्बिटल है इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज एस कितना आ जाएगा, डेट इज 50% आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज पी अगर परसेंटेज पी अगर आप यहाँ से देखते हो, परसेंटेज पी देखते हो तो आप लोग यहाँ से देखो 25% आया है ना, तो परसेंटेज पी कितना आना चाहिए 70%, 75%, और यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3p है और 4 ऑर्बिटल है टोटल इंटू 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ से परसेंटेज पी कितना हो जाएगा आप लोग बताएं 50% परसेंटेज पी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल पी कितना है 2 और टोटल 3 इंटू 100, तो 200/3 आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये इतना परसेंटेज आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब हम लोग को परसेंटेज पी से वैसे मतलब था नहीं, बस मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। हम लोग परसेंटेज एस से देखेंगे। रूल ये है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इफ इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो इंक्रीजेस। व्हाई इट इज ओके तो मैं बता क्या रहा हूँ कि परसेंटेज इस आप देखोगे तो 50% इसमें, जबकि इसमें 33.33% है, जबकि इसमें कितना है 25%। आप समझ रहे हो 25%, तो परसेंटेज इसमें ज़्यादा है, इसलिए परसेंटेज इस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कम होगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्या रीज़न है कि परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो आप लोग अगर कंपेयर भी करोगे तो जैसे 1s होता था, 2s होता था, 2p अगर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते थे तो 2s जो होता था वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता था। आप समझ रहे हैं ना, 2s जो होता था वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता था, जबकि 2p थोड़ा दूर होता था। तो s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, इसलिए अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा ज्यादा होगा। मतलब एस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो आप सिंपली याद रखें कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp2 से और sp3 से क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है ऑर्डर होता है। ठीक है ना, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि एस जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी क्या होता है ज्यादा होता है। ओके, तो इसको आप नोट करें। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना आता है 66.66% आएगा, आप लोग चेक कर लेंगे। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा। सिंपली आप याद रखेंगे कि फिलहाल के लिए कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp2 और sp3। ये बात आपको बॉन्डिंग में भी बताया गया होगा होपफुली। ठीक है, तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि वाई मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। उसके पहले भी हम लोग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर से मिलता है, सिंथेटिक होता है 90%, नेचर से 10% ही मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, वो सब पार्ट हम लोगों ने किया। फिर हम लोग पढ़ा कि वाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ड्यू टू देयर कैटेनेशंस प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, तो मेनली जो था आज के क्लास में इंट्रोडक्शन से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम पार्ट जो हम लोगों ने पहले मतलब हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में कर रखा है। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप मेरे से डाउट पूछा करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।